बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हमारे साथ इम्तियाज अहमद साहब। क्या खुशी तो हो रही होगी रुझान देखकर आपको? हम लोगों को ऐसे ही अनुमान था और सीट बढ़ेगी। कहा जाता है ना कि नसरुल मिनल्लाह है व फतहन करीब। अच्छा। कामयाबी तय है और नीतीश कुमार जी की क़यादत को, नीतीश कुमार जी की नेतृत्व को अब्दुल साहब बिहार की जनता ने कबूल किया है। बिहार की जनता ने कबूल किया है कि रोशनी से अंधेरे की ओर नहीं जाया जाता है। ठीक है। रोशनी से और ज्यादा रोशनी की उम्मीद की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार की महिलाएं और बहनों को मैं, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इस बार कोरोना काल में जिस तरह से महिलाओं लेकिन का आपके वोट लिए तो ये प्रतिशत बढ़ा घाटे का है सबब रहा है बिहार ना में। इम्तियाज साहब। नहीं, जेडीयू की तो सीटें नहीं, अगर इंडिविजुअली देखें, चलिए आप एनडीए के लिहाज से देखेंगे तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन जेडीयू के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कतें पैदा की गई हैं, थोड़ी परेशानी कोई का कारण दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी बिहार में गठबंधन में अभिभावक के रूप में वो काम कर रहे थे और चारों दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी, चारों दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए नीतीश कुमार जी ने भरपूर अपनी क़यादत की रहनुमाई की है और सफल कार्यक्रम चलाया है। और नीतीश कुमार जी का जो काम का जो लकीर था वो इतना बड़ा लकीर था। उसके साथ साथ अब्दुल साहब, हम एक बात बताना चाहते हैं, इस बार बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत कोविड-19 में बढ़ा और महिलाओं पे जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के सभी क्षेत्रों में काम किया, पंचायती राज में, नगर निकाय में 50% आरक्षण देके बिहार के गांव-गांव में महिला नेतृत्व करने वाली की संख्या बढ़ी। उसके बाद सरकारी नौकरियों में पुलिसकर्मी में 35% आरक्षण और महिलाओं के सभी क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं को, सभी जाति सभी धर्म को एक समान जो काम किया है, निश्चित रूप में इस चुनाव में महिलाओं की जज्बों को मैं सलाम करता हूं। बिहार की माँ और बहनों को मैं सलाम करता हूं कि वो बिहार को जंगल राज में जाने से उन्होंने बिहार को बचा लिया। वाकई में इस बार के चुनाव में महिलाओं ने जो अच्छी सोच और अच्छी समझ, कहा जाता है ना कि गृहस्थी जो होता है वो महिला चलाती है, तो आज बिहार को भी चलाने में महिलाओं ने जो अपनी भरपूर योगदान किया है, भरपूर वोट दिया है, अपना मत दिया है, उन्होंने एक लकीर खींचा है कि देश और राज्य को जब जब संकट आएगा तो महिलाएं घर से निकलेंगी और उसका फैसला करेंगी। महिलाएं बिहार की घर से निकली, अपनी वोट का प्रयोग की और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने पे नहीं, अपनी लेकिन मुहर ठीक है। लगाई, जिसका आज हमको नतीजा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और चीज है ना इम्तियाज अहमद साहब, क्या यह भी माना जाए कि नीतीश कुमार ने जो आखिरी चुनाव प्रचार में जो कहा था कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, कहीं वो इम्पैक्ट किया है? नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो कहा था वो इस चुनाव के संदर्भ में कहा था। अच्छा। ठीक है, इस चुनाव के संदर्भ में कहा था और इस सभा के संदर्भ में कहा था। चले, कुणाल कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। स्वागत कुणाल कोहली साहब। क्या लग रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आप बनते नजर आ रहे हैं, एनडीए तो है ही, बहुमत तक पहुंची है, बीजेपी ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस, रुझानों में अगर देखें तो तकरीबन 74 तक सीटें आई हैं, तो ये एक तरीके से बेहतर है। देखिए, ये विश्वास है बिहार के जो हमारे रहने वाले लोग हैं, बिहार में जो वोटर्स हैं, उनका विश्वास है मोदी जी पे। मोदी जी की जो कैंपेन बिहार में हुआ, ये एक बार फिर सिद्ध करता है कि मोदी जी पे विश्वास है लोगों को, वोटर्स को, और उसी में बढ़ चढ़ के वोटर्स आके वोट देते हैं बीजेपी को और उनके गठबंधन साथियों को। तो ये कहीं ना कहीं, मैं पहले भी आपकी डिबेट में आके ये बोलता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे बहुत चीजें ऐसी बोली जा रही हैं कि इस टाइम पे स्वीप लेगी हमारे जो विपक्ष है, महागठबंधन, और मैंने पहले भी डिनाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज बहुत फैक्टर्स ऐसे थे जो झूठ बोल बोल के इसको नैरेटिव्स बनाए जा रहे थे इलेक्शन में। और वहां की जनता, बिहार की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी वोट को बड़े सोच समझ के देती है। उसको पता है कि इसको वोट डालना है, किसको देना है, कौन स्टेट के लिए अच्छा है, कौन बिहार के लिए तरक्की के लिए अच्छा है, कौन बिहार को आगे ले जा सकता है। और वो दिख रहा है, आज का जो रुझान आपका इस वक्त जो आ रहा है, वोटों का जो काउंटिंग हो रही है, उससे रुझान दिख रहा है बड़ा साहब कि मोदी जी का जो मैजिक है, मैं मैजिक वर्ड यूज करूंगा, जो जादू है, वो आज भी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उनकी जो
वाणी में सत्य है वो लोगों को समझ आता है। चलिए, आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त अब्दुल बासित साहब भी जुड़ गए हैं। बासित साहब, बहुत स्वागत आपका। और लेकिन इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं वो आपको खुश करने वाले नहीं आ रहे हैं। पहले देखिए, रुझान की मैं बता दूं, मीडिया के स्तंभ के लोग हम हमेशा साथ हैं, हम रुझानों की पूरी वो करते हैं, मगर आज का जो रुझान है वो अब तो केवल चुनाव आयोग का लिहाज से ही रुझान आप बता रहे हैं, मगर 1:30 से 2 बजे के बीच, क्योंकि 50-60 सीट ऐसी हैं जिन पे 25, 50, 100, 150, 200, 500 इस तरह का वोट का शेयरिंग रेशो है। तो अभी गांव के बैलेट सब खुलने वाले हैं, अभी शहरी बैलेट खुले हैं। अभी गांव की तरफ हम जब रुझान करेंगे तो गरीब गुरबा सताए हुए लोग, जितने भी प्रताड़ित लोग हैं, उनका वोट और परसेंटेज आपको पता लग जाएगा, जो कि 100% आरजेडी और कांग्रेस के हक में गया है। तो अब ये रुझानों से मैं आपके वो करता हूं, मगर अब मैं आके बैठा हूं 11 बजे और मैं 2 घंटे आपके साथ हूं। अभी मैं बैठे बैठे ही आपको आरजेडी को जीत की तरफ ले जाके दिखाऊंगा। अच्छा। और इसके बाद क्या होना है ये भी बता दूं, 2022 में इस आरजेडी की जीत से योगी जी को अपना स्तर सुधारना पड़ेगा, नहीं तो यूपी में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन अभी देखिए, जो आंकड़े कम हुए हैं महागठबंधन के, उस लिहाज से बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर अभी रुझान है और अभी और भी सीट्स का जो 50 सीटों पे हम लोग 25, 30, 40, 50 तकरीबन आएंगे अभी आजू बाजू हैं। और जो आप कह रहे हैं कि एक 2 घंटे का इंतजार है, क्या लगता है इम्तियाज अहमद साहब? ठीक है, पौने मतलब 12:30 और 1:15 के बीच में आपको यहीं बैठे। क्या इम्तियाज साहब लगता है आपको 1-2 घंटे के ऊपर की ऊपर नीचे फिर से हो जाएगा, उलटफेर हो सकता है? इंतजार जो है ना, इनकी पूरी नहीं होने वाली है। इंतजार बिहार की आवाम ने मुहर लगा दिया है। और जिस गरीब गुरबा का ये बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं, इनके नेता उसी गरीब गुरबा से जमीन के नौकरी देने के एवज में जमीन लिखवाते हैं, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा। और इनके नेता तेजस्वी यादव रोजगार देने का बात कर रहे थे। पूरे बिहार में घूम करके अब्दुल साहब ये अपने माता पिता के गुनाहों का माफी मांग रहे थे। और इनके पिता बचपन में नौकरी देने के नाम पे, तरुण के नाम से जो जमीन लिखवाया था, मुझे लगता है अंसारी साहब को पर्सनली कोई लालू जी के परिवार से है। 3 दिन से लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, 3 दिन से लगा आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके हादसे के आप शिकार हुए हैं। आप लालू जी की भर्त्सना नहीं कर सकते। लालू जी अभी देखिए, रुझानों में बीजेपी में खुशी की लहर है। एक अहम खबर से रूबरू करा दे, बिहार में 127 सीटों पर आगे इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। रुझानों में महज 100 सीटों पर आरजेडी इस वक्त सिमटती नजर आ रही है। एलजेपी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए एलजेपी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी खेमे में रुझान जो देखने के बाद खुशी की लहर है। 127 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बीजेपी के खाते में तकरीबन 74-75 सीटें जाती नजर आ रही हैं इस वक्त। इस लिहाज से बीजेपी खेमे में इस वक्त खुशी की लहर है। और यही कारण है, कुणाल कोहली साहब, बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए बिहार में, पटना में, तो वहां पर बाकायदा अब मीडिया कर्मियों के लिए कहा गया है कि आप लोग आइए, थोड़ी देर में ब्रीफिंग भी कराई जाएगी। एक कमरे का पूरी तरीके से वहां मीडिया को बैठाने की कवायद शुरू हो गई है। कहा गया है कि आइए, इनवाइट किया गया मीडिया कर्मियों को। शाम तक हम लोग बहुमत के साथ आने वाले हैं दोबारा। और मीडिया के साथ हम ये खुशी शेयर करना चाहते हैं ताकि मीडिया के माध्यम से हम देशवासियों को भी बता सकें कि किस तरह से मोदी जी के पक्ष में वोट पड़े हैं इस टाइम पे, और कैसा विश्वास आज भी मोदी जी के नेतृत्व में है। और ये बिहार आज दिखा रहा है इस देश को कि आगे बढ़ चढ़ के वोट दीजिए, मोदी जी को हाथ पक्के करिए। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है इंटरनेशनली, अपने अंदर आपको अपने राज्यों को आगे बढ़ाना है, तो मोदी जी ही एक ऐसे नेता है जो आपको आगे ले जा सकते हैं। और ये रुझान दिखा रहा है इस बात को। चले, रुझान क्या कुछ दिखा रहा है वो हम भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त अहम चीज ये है कि रुझानों के जो रुझान आ रहे हैं, जहां बढ़त नजर आ रही है, अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो आरजेडी के लिए बहुत सेटबैक होगा, बहुत मुश्किल भरा आने वाला सफर होने वाला है। लेकिन वोटों की गिनती लगातार जारी है, लगातार रुझान आना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग सीटों पर रुझान आ रहे हैं और रुझान ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार इस वक्त बनती नजर आ रही है बिहार के भीतर।
और महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। 101 सीटें इस वक्त महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं और 125 127 तक बढ़त एनडीए बनाया हुआ है। इसमें बीजेपी के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनती नजर आ रही है बिहार के भीतर। यह बीजेपी के लिए बड़ा अचीवमेंट भी माना जा सकता है। लेकिन बड़ा और अहम विषय यह है कि इस वक्त एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अब्दुल बासित साहब, अगर ये रुझान देखिए, एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, क्या अगर जो तेजस्वी ने कहा कि हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे हम बाकायदा युवाओं को, क्या वो पहुंचा नहीं? अगर ये देख रहे हैं आप जो तस्वीरें, जो आंकड़े, देखिए ये रुझानों की बात मैं अभी फिर पहले भी बताया था, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मगर अब 50 से 60 हम 169 सीटों को टारगेट कर रहे हैं। 169 सीटें हमारी आज नहीं, मेरे बैठे बैठे अंतर अभी देखिए 50 सीटों के ऊपर सिर्फ 25 और 50 60 400 500 वोट का वो है। अभी वैलेट अभी आप सारे ईवीएम आने दीजिए, गांव के और सारे जितने भी ईवीएम आने के साथ ही अब देखिएगा 12:30 से पौने 1 बजे तक तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। हम लोग जहां पर थे उसी स्टेज पर आ जाएंगे जहां सुबह 10 बजे थे, और अभी देखना सारा अलट पलट करके 1 बजे तक हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अंतर है, अंतर के लिहाज से आप कह रहे हैं 1-2 घंटे के अंदर जाहिर तौर पर वो देखने को मिलेगा। अंतर के भी हम बहुत 21 सीटें, अंतर का भी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, समझिए तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब्दुल बासित, कि अगर बहुत मान लीजिए कांटे की टक्कर रहती है, आप 1-2 सीटों से आगे भी हो जाते हैं, मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि 1-2 घंटे के बाद, तब भी क्या तेजस्वी, सुनिए ना सर, हाँ। तब भी क्या तेजस्वी ने जो टारगेट सेट किया था, तेजस्वी ने जो युवाओं की बात कही थी, फिर भी आपको ये लगेगा कि हाँ नहीं, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिल पा रहा हमें? जी, हमारा इस बार क्लीन स्वीप का इरादा था, क्योंकि जो दिल्ली की पोजीशन थी बीजेपी की, हमारा टारगेट बीजेपी को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाना था। बाकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश जी जिस भी एंगल में थे, जो भी थे, वो बिहारी थे। वो कितनी सीट ला रहे थे, हमें उस बात से कोई, हमने वहां पर छेड़ाछाड़ी ज्यादा नहीं करी। मगर बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं, सुशील मोदी की जो गलत नीतियां हैं, उसको बिहार से भगाने का काम हमने, लेकिन उसका बिहार से भगाने का काम किया है। ये कोई टारगेट नहीं था, ये एक आंदोलन था बिहार की जनता के लिए, तेजस्वी का प्रायोजित आंदोलन। हम आंदोलन को पूरा कर हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, मगर हमने अपने मजबूती के साथ बीजेपी को बिहार से भगाने का काम किया। बिहार में जिन नहीं निकलता है, बोलिए, बिहार में जिन नहीं निकलता है। और ये आपको हम बताए थे कि महागठबंधन 3 डिजिट से नीचे जाएगा, 3 डिजिट नहीं छुएगा। नहीं, लेकिन देखिए जेडीयू के लिहाज से ये बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि जेडीयू के लिहाज से वो कम ही सीटें हो रही हैं। अभी मैं जो आंकड़े देख रहा हूं उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखिए 52 और 53 जेडीयू के खाते में जाती हुई नजर आई थी। पहले आप 71 थे, अब 52 पर आ रहे हैं। नहीं, हम एनडीए को मानते हैं ना, हम अपने 4 दलों के अलायंस को देखते हैं। अगर कहीं पेज फंस गया ना, अगर कोई पेज फंस गया तो चिराग पासवान जेडीयू को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। पासवान तो अपने चिराग से लालटेन जला रहे थे, लालटेन फूट गया तो चिराग का वजूद कहां रहेगा? अभी देखिए जेडीयू को भगाने में, जेडीयू को हराने में चिराग पासवान का बड़ा रोल आ रहा था। आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सुनिए इम्तियाज साहब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे इम्तियाज साहब मेरी बात सुनिए जरा, निकल करके जिस तरह से नीतीश कुमार, इम्तियाज साहब सवाल समझिए जरा। सवाल, एनडीए अच्छा कर रही है जाहिर तौर पर, लेकिन जेडीयू उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। यानी कि नीतीश कुमार, उनका चेहरा अगर आगे गया तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है बिहार वासियों पर नीतीश कुमार का, बीजेपी का इम्पैक्ट पड़ा है, प्रधानमंत्री का पड़ा है। अगर एनडीए के प्रत्येक, अब्दुल साहब, एनडीए के प्रत्येक प्रत्याशी पे, एनडीए के प्रत्येक उम्मीदवार पे, प्रत्येक विधानसभा पे नीतीश कुमार जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, दोनों का चेहरा असर हुआ है। सर अगर रुझानों को देखें ना, आप पार्टी के लिहाज से देखें ना, मैं एनडीए की बात जाहिर तौर पर बेहतर है। हम एनडीए, हम चुनाव में एनडीए लेके गए थे, जदयू लेके नहीं गए। लेकिन जनता ने तो नीतीश कुमार को एक तरीके से कम किया है ना। जेडीयू के वोट पर, जेडीयू के पोस्टल बैलेट पर मोदी जी का तो नाम ही नहीं था।
जेडीयू का जितना भी आपने प्रचार करा, चलिए एक बार मैं भ्रामक उत्तर प्रदेश चल प्रचार रहा था था। जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए फिर से इस बहस को आगे जरा बताएंगे, उत्तर प्रदेश चल देते बीजेपी हैं। का चेहरा आपने जेडीयू के पोस्टर से गायब कर दिया था। ठीक है, अब्दुल बासित साहब रुकिए जरा, इम्तियाज साहब रुकिए जरा, इम्तियाज साहब रुकिए जरा, उत्तर प्रदेश चलते हैं। अनिल सिंह साहब जरा बताइए कि क्या इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनूप जो हमें बता रहे थे वहां पर ये नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि हां समाजवादी पार्टी बेहतर करती नजर आ रही है। विनय सिंह, अब अगर देखें ये समाजवादी पार्टी ने बेहतर किया है या फिर बीजेपी का खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति रहा है, जिस तरीके से जंगल राज के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ, जिस तरीके से महिलाएं आज के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, लोगों के पास जो है खाने के लिए रोटी तक नहीं है। लॉकडाउन से आने के बाद इन्होंने झूठ बोला उत्तर प्रदेश सरकार ने कि आप लोग वापस आइए, हम आपको रोजगार देंगे। कुछ दिनों तक गड्ढा खोदने का काम दिया, आज वो भी नहीं रह गया। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचा वोटर्स के पास, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल की बात की जाए, जो कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया, हमारे संवाददाता भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, उस लिहाज से उनको ऑप्शन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा चलिए समाजवादी पार्टी ही ऑप्शन है तो उसी पर ही वोट देते हैं। क्या आप ऑप्शन के तौर पर ही आपको ये जो सीटें आगे आती नजर आ रही है रुझान में? ऑप्शन नहीं है। हम जो है इससे पहले जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ था, और आज जो उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, जिस तरीके से सारे विकास कार्यों को इन्होंने अवरुद्ध कर दिया है, आज जनता इस चीज को देख रही है। वह कह रही है कि इससे अच्छा शासन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रहा है। उसको याद करके आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पे विजयी होंगे, इसमें कोई फंड नहीं है। आप देखते रहिए, अभी तो रुझान कुणाल कोहली साहब उत्तर प्रदेश के लिहाज से बताइए जरा, और फिर बिहार के लिहाज से भी बोलिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपके लिए बड़ा तो दिक्कत वाली बात हो रही है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण विषय को लेकर पोलिंग बूथ पर गई थी, और जो रुझान नजर आ रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं है कई हद तक। देखिए, ऐसा है, कानून व्यवस्था जो यूपी की हालात कर रखे थे पिछले 15-20 साल से, वो पूरा देश जानता है किस तरह की कानून व्यवस्था थी, किस तरह से उत्तर प्रदेश को चलाया जा रहा था, सारी व्यवस्थाओं को तार-तार कर रखा है। इस सबको पटरी पे लाने के लिए थोड़ा समय तो आप देखिए, 15 साल आपने लगाए एक प्रदेश को जीरो करने में, और आज उस प्रदेश को ऊपर उठाने में योगी जी अपना पूरा समय, वक्त पूरे दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ दे रहे हैं। उसको थोड़ा लाइन पे लाने में, ठीक करने में समय आएगा। जो वहां पे क्रिमिनलाइजेशन हुई है यूपी में, वो इतनी नीचे जड़ों तक फैला दी गई थी, उन जड़ों को साफ करके एक नई खेती करी जा रही है। उस फसल के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए और आपको दिखेगा, आपको इस कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर आपके 6 सीटों में से व्यवस्था बनाई गई है जो यूपी। कुणाल कोहली, अगर 6 सीटों में से आपकी सीटें कम हो रही हैं तो आपको चिंता तो करनी चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। अब्दुल जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अगर आपके कहने से मैं चलूं भी कि हमारी एक आधी सीट पे कोई सेफ पड़ती है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बैठ के मंथन करती है, अपनी कमियों की तरफ देखती है और उसको सुधारती है। ये कांग्रेस या अखिलेश जी की जैसी पार्टी नहीं है जो अपनी वाई करते हुए भी अपनी कमियों के आगे। देखिए, एक टाइम पर बहुमत में होते हुए आज कहाँ है अखिलेश जी, और आज भी अपनी वादा करते हुए नहीं थक रहे हैं। विनय सिंह जी, मंथन करने वाली पार्टी है। अगर कहीं हमको लगेगा हमने काम, हमारा वोट प्रतिशत कम हुआ है या हमारी सीटों में कोई सेंस डाली जा रही है, उसको हम बकायदा उस पर मंथन करेंगे और उसको हम बकायदा ठीक करेंगे, क्योंकि प्रदेश को हमने अच्छी तरह चलाना है, ये हमारा वादा है। विनय सिंह जी, जरा इसका भी जवाब दीजिए, फिर अब्दुल बासित के पास पहुंचता हूं। विनय जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। कुणाल कोहली साहब कह रहे हैं कि आप एक वक्त बहुमत पर थे, लेकिन आज कहां पर है समाजवादी पार्टी वो हर कोई जान रहा है, उसमें मंथन ही नहीं किया जाता है। जी जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी
प्रदेश में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जान रहे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया इन्होंने, किस तरीके से गरीब मजदूर जो लॉकडाउन में अपने घर वापस आए हैं, किस तरीके से उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, किस तरीके से किसानों को इन्होंने प्रताड़ित किया है कि आज जो है कपाती ठंड में अपने घरों से निकल करके वो जो है अपने खेतों में सोने के लिए बात हैं, जो अपने घरों में रहते थे। आज किसान से लेकर के बेरोजगार युवा बेरोजगार हो गया, सारे लोग उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। और जो हमने काम किया था उस काम के सिवा उत्तर प्रदेश में कोई एक भी काम नहीं हुआ जिसको ये गिना सके, या अच्छा। केवल उत्तर प्रदेश को बांटने का प्रयास ठीक हमेशा है, करते रहे आप कह रहे हैं कि कोई तो काम नहीं किया। उत्तर कुणाल, प्रदेश की कोई जनता- रिएक्शन दीजिए इस पे संक्षिप्त में, फिर मैं अब्दुल बासित जी के पास जाता हूँ। मैं बिहार के संदर्भ में भी और यूपी में भी बोलना चाहूंगा कि जो वहां के प्रवासी मजदूरों के ऊपर लेके बहुत कुछ बोला जा रहा है, जबकि ये जो ऑपोजिशन की पार्टियां ये नहीं समझ रही हैं प्रवासी मजदूर कहां से आए थे। यूपी या बिहार में दिल्ली से आए थे, दिल्ली में सरकार किसकी है? आपकी। मुंबई से आए थे महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? कांग्रेस और दूसरे गठबंधनों की। चलिए ठीक तो है, वहां से ठीक है, उधर ना जाते हुए हाँ, गुजरात से ट्रेन लंदन भी ले गए आप, गुजरात से गुजरात से लौट करके स्विट्जरलैंड भी ले गए आप, गुजरात ट्रेनें से दिल्ली, लौट के वहां आप गुजरात से ट्रेन लंदन और अमेरिका ले गए, ये भी ना भूलिए। 50 ट्रेन का रूट बदला गया, याद भी ना भूलिए। ये प्रताड़ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर था प्रताड़ना मजदूरों को, और पूरी तरीके से उसमें फेल हुई मोदी सरकार पूरी तरह फेल हुई। चलिए ठीक है, लेकिन अभी अगर देखा जाए, रुकिए प्रवासी मजदूरों पे जाते हैं, सुनिए जरा, मुझे एक सवाल है अब्दुल बासित। प्रवासी मजदूरों का जिक्र जो हो रहा है, बिहार में तमाम प्रवासी मजदूर आए, उसमें से कुछ गए, और तकरीबन अगर मैं सही हूं तो 2 लाख से कुछ ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने अपना वोट भी दिया है इस बार। 3 लाख 2.5 लाख के करीब प्रवासी मजदूर मौजूदा थे बिहार के भीतर। लेकिन अगर 2 लाख मौजूदा प्रवासी मजदूरों ने वहां पर वोट दिया है, वो क्या नीतीश के खाते में गया? क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है। 2 लाख मजदूरों का मैं आपको बता दूं, रुकिए कुणाल जी, आ रहा हूं। 2 लाख मजदूरों के आप मान लीजिए, 2 लाख मजदूर जब पूरे बिहार की जनता के सामने उन्होंने आंसू बहाए तो जनता ने अपना निर्णय कर दिया। आरजेडी को पूर्ण बहुमत की सरकार देने जा रही है बिहार सरकार। सर लेकिन अभी रुझानों में नजर नहीं आ रहा। आप फिर कहेंगे कि एक के बाद बिहारी आरजेडी के साथ है। अभी मैं आपको 1:45 बज जाने दीजिए, 1:45 12:30 सर समय होगा, वो भी किताब हो जाएगी। हाँ, तेजस्वी जी जो है वो भी समय आएगा, लेकिन देखिए अभी 1:45 भी होगा, 1:45 भी होगा, 3 भी बच जाएगा, और फिर ये भी दिख जाएगा जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील भी हो गए। उस वक्त भी सवाल हम करेंगे। लेकिन अब्दुल बासित, ये सवाल है इसलिए क्योंकि तमाम जो प्रवासी मजदूर थे, माना जा रहा था कि नीतीश से खफा हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन अभी जो रुझान नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि नीतीश से भले ही खफा हूं, लेकिन केंद्र से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र से नहीं खफा थे। शायद ऐसा हो। मैं आपको नीतीश सरकार जो प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे बिहार में सरकार चला रहे हैं, देखिए खफा पूरे एनडीए से थी। बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा फेलियर है, और उसका सारा का सारा जो मुसीबत फूटी है वो नीतीश के ऊपर फूटी है जाकर। देखिए वहां पर पूरी तरीके, अब बॉम्बे से आपने ट्रेन चलाई, लंदन चली गई, बॉम्बे से ट्रेन चली गई, स्विट्जरलैंड चली गई। कहां पर देश का क्या हुआ था हर्षण कि 6-6 दिन 11-11 दिन लोग भूखे मजदूर बेचारे 15-15 दिन ट्रेनों से घर पहुंचे हैं। तो इसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर था, उसका खुमियाजा नीतीश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश वहां इनके एनडीए के अंडर में सरकार चला रहे थे। देखिए सारा गवर्नमेंट बीजेपी का फेलियर है, नीतीश के ऊपर तो केवल फोड़ा गया ये नारियल। अच्छा, मानते हैं इम्तियाज साहब आप? देखिए ये लोग स्टेट चलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये हर चीज को लेकर सेंटर में डालते हैं, और ये वहां की जनता समझ गई है, बिहार की जनता कि हमारे जो वहां की ऑपोजिशन है वो देखिए चलाएगी। इसमें नीतीश का इतना कोई बड़ा मजबूत हम इम्तियाज साहब से जवाब देते हैं। अब्दुल बासित आपके पास भी आता हूं। इम्तियाज साहब जरा दीजिए जवाब, क्या जो प्रवासी मजदूर थे तकरीबन 2 लाख, जहां अगर मैं सही हूं तो, और उन्होंने वोट दिया है, वो वापस नहीं पहुंचे दिल्ली या फिर मुंबई या फिर अलग अलग जहां काम करते हैं, वो नीतीश के फेवर में ना जाके बीजेपी के फेवर में गया है? एक मिनट मैं स्पष्ट कर दूं। वहां पर 53 एमएलए, 16 मंत्री, आप किसी भी एक चेहरे को बीजेपी के सामने लाके दिखा, किसी भी चेहरे को आपने सामने किया है वोट चुनाव में? क्योंकि 53 के 53 बीजेपी के एमएलए, लेकिन वो एनडीए है ना सर, बिल्कुल उन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के किसी एमएलए ने कोई काम नहीं। हाँ, नीतीश के एमएलए जो भी थे, लेकिन प्रदेश के हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया। इम्तियाज साहब बताइए जरा,
बीजेपी ने तो ये सोचा था कि बस हम राज्यसभा के लिए बिहार जा रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा मिल जाएगी, अब उनका सपना पूरी तरह डल हो गया। बोलिए बोलिए इम्तियाज साहब बोलिए। कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी थी। बिहार में 22 लाख लोग प्रवासी मजदूर बिहार में आए, ट्रेन से बस से उनको लाया गया। 15 लाख लोग ऐसे थे जो दूसरे राज्य में कोरोना प्रभावित राज्यों में थे। उसको नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक जिला में क्वारंटाइन सेंटर बना के प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखा। प्रत्येक व्यक्ति सबने देखा क्वारंटाइन का भी हाल सबने देखा। भूखे रहे क्वारंटाइन सेंटर में लोग, भूखे रहे बेचारे 15-15 दिन भूखे होके, और उनके खाता में वो एक साधारण कैद थी, आप ना भूलें इम्तियाज जी, वो एक साधारण कैद आपने किया था उनको, आप ये ना भूलें। केंद्र सरकार की योजनाओं से उनको अनाज उपलब्ध कराया गया। तो बिहार के अनाज यूपीए गवर्नमेंट का खाद्य, यूपीए गवर्नमेंट का एक वो है, आप विफल रहे अनाज देने में। चुप रहिए ना, आप अभी रुकिए। इसीलिए तो आप इतना नीचे चले गए। फूड सिक्योरिटी माननीय सोनिया गांधी द्वारा जी ये प्रायोजित कार्यक्रम था, आपके उसमें अपना निर्भर। लेकिन इम्तियाज साहब क्या आपको ये नजर नहीं आता है, क्या आपको ये लगता है कि जो प्रवासी मजदूर वापस ना लौटकर बिहार के अंदर रहा था और वो वोट देने के लिए रहा था, वो नीतीश कुमार से नाराज था लेकिन एनडीए से नाराज नहीं था? बिल्कुल नीतीश कुमार से नाराज नहीं था। अगर नीतीश कुमार से नाराज रहता तो पूरी एनडीए से नाराज रहता। नीतीश कुमार जी पे उनका विश्वास था कि ऐसी वैश्विक महामारी में जिसमें यूरोप, अमेरिका, चीन, जर्मन, इटली हिल गया, तो भारत तो क्या पोजीशन था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत, मगर वहां कोई आदमी भूख से नहीं मरा, न भूलिए इम्तियाज जी, उन देशों में भूख से नहीं मरा कोई आदमी, भूख से केवल हिंदुस्तान में लोग मरे हैं। और बिहार के लोगों ने माना। और इनके महागठबंधन के नेता कहां थे? कोविड-19 में तो गायब थे, लापता थे। दिल्ली से लेकर बिहार तक महागठबंधन नेताओं ने काम किया। ठीक है, लेकिन इसके प्रमाण मौजूद है। देखिए, ये आंकड़े दर्शाते हैं। अगर जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू की सीटें इस वक्त कम होती नजर आ रही हैं 2015 से, लेकिन बीजेपी एक अच्छा कर रही है और दोनों मिलकर एनडीए बेहतर कर रही है बहुमत के आंकड़े तक। एक बड़ी खबर से हम रूबरू करा दें, इलेक्शन ब्रेकिंग, बीजेपी के 2 मंत्री, बड़े मंत्री इस समय पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के 2 बड़े मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं, ये खबर मिल रही है। कौन 2 हैं जरूर बताएंगे आपको इस वक्त, लेकिन अहम जानकारी ये है बीजेपी के 2 बड़े मंत्री पीछे हैं और ये अपने आप में ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर देता है। लेकिन एनडीए के लिहाज से देखा जाए, एनडीए बेहतर अभी तक परफॉर्मेंस रुझानों में करती नजर आ रही। छोटा सा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वोट की काउंटिंग लगातार जारी है, काउंटिंग लगातार जारी है, नतीजे आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन खबर यह मिल रही है कि रुझानों में एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। महागठबंधन पीछे है लेकिन ज्यादा पीछे नहीं है। आप ये समझिए कि आने वाले समय में, क्योंकि लगातार आरजेडी ये दावा कर रही है कि 1-2 घंटे का समय दीजिए, ये आंकड़े बदलेंगे, उलटफेर फिर से होगा। लेकिन क्या ये उलटफेर वाकई में होगा या नहीं? लेकिन खबर यह भी है कि 2 बड़े मंत्री बीजेपी के पीछे भी चल रहे हैं और बीजेपी कई ऐसी सीटें हैं जहां से पीछे चलती नजर आ रही है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां से आगे भी बीजेपी नजर आती है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चले। जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल पर भी मोहर लगती नजर आ रही है। देखिए, हमने यानी कि जेके 24/7 न्यूज ने एग्जिट पोल में एनडीए को 120 से 130 सीटें लेते हुए दिखाया था, एनडीए की सरकार बनाते हुए हम दिखा रहे थे। हमारा एग्जिट पोल, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारी टीम जिसने एग्जिट पोल तैयार किया, अलग अलग जगहों पर जाके जो हमें रिएक्शंस मिले थे, उस लिहाज से जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल पर मोहर लगती नजर आ रही है। रुझानों के हिसाब से अगर देखें, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चले। जेके 24/7 न्यूज ने एग्जिट पोल दिखाया था और उस एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाया। 120 से 130 सीटें हमारे एग्जिट पोल में देखने को मिली थी जेके 24/7 न्यूज के, और उस पर मोहर देखिए इस वक्त लग रही है, एनडीए 130 पर पहुंच गई है। ये समझिए, ये जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल है।
यहां पर हमने दिखाया था एनडीए को 120 से 130 सीटें। ये हमारा एग्जिट पोल जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल था, जहां पर इस वक्त रुझानों पर नजर डालें तो ये एग्जिट पोल सटीक बैठता है। और ये पहली दफा नहीं है जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल सटीक बैठा हो। इससे पहले भी हमने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं वो कमोवेश सटीक ही बैठे हैं। वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो, यह तमाम जो चुनाव देखने को मिले हैं उन चुनावों में हमारे एग्जिट पोल सटीक बैठे थे। और अब्दुल बासित साहब उस दिन हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल बासित साहब उस समय हमारे साथ मौजूद थे जब ये एग्जिट पोल आया था, और अब्दुल बासित साहब ने कहा था कि ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल हम देखेंगे और वहां पर महागठबंधन की सरकार बनती नजर आएगी। अब्दुल बासित साहब, एग्जिट पोल में 120 से 130 सीटें जेके 24/7 न्यूज ने दिखाई थी और इस वक्त रुझान भी यही दर्शा रहे हैं। अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले 5-7 साल से आपके चैनल के साथ जुड़ा हूं, लगभग कमोवेश आपकी बात पर मैं मोहर लगाता हूं, मगर आज बिहार की जनता के असली बलिदान का दिन है, आंदोलनकारियों का दिन है। आज ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से आपके फेल दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं आरजेडी की सीटों को 169 सीटों के साथ में बैठा हूं। 150 से प्लस हमारी जीत होने जा रही है, आप निश्चित रहिए। मैं हमेशा आज मैं पूरी तरीके से आपको बिल्कुल आपके एग्जिट पोल पर बिल्कुल मोहर नहीं लगा। इम्तियाज साहब, आप भी एग्जिट पोल वाले दिन हमारे साथ ही मौजूद थे और आप देख रहे थे। जी, बताइए जरा। जेके 24/7 का जो एग्जिट पोल था वो एग्जिट पोल में बदल रहा है। इसके लिए हम आपके चैनल को और आपके चैनल के तमाम सदस्यों को बधाई और शुभकामना देते हैं कि आपने बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा सर्वे किया है। इस तरह के सर्वे से देश और राज्य कभी गुमराह नहीं होता। देखिए, हमने अब्दुल साहब बताया कि महागठबंधन 3 डिजिट नहीं जाएगा, 2 डिजिट के अंदर ही रहेगा। क्योंकि देखिए, बिहार में विकास का जो पैमाना है इतना बड़ा पैमाना है, सभी क्षेत्रों में सभी तबकों का उत्थान, सभी क्षेत्रों का विकास इतना बड़ा पैमाना है कि इसको इतना आसान से नहीं धोया जा सकता। लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया है कि नीतीश कुमार जी की चलिए सर, आता हूं आपके पास सीधे न्यूज